समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी सीट को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कल अटकलें थी कि अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, फिर संभल की गुन्नौर सीट का नाम आया और अब कन्नौज की छिबरामऊ और मैनपुरी सदर सीट भी चर्चा में। ये अटकलें क्यों चल रही हैं, अखिलेश को अपनी सीट पर फैसला लेने में क्यों देरी हो रही है, इस पर हम बात करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन पहले अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको दिखा देते हैं, जो इन अटकलों को लेकर कल आया था। तो अखिलेश यादव की चुनावी सीट पर सस्पेंस जारी है। कल हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने यह कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों से पूछेंगे, फिर तय करेंगे, क्योंकि वहीं से लोगों के प्यार ने उन्हें सांसद बनाया है। ऐसे में अगर वहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले लोगों की राय शुमारी करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज खबरें ये हैं कि अखिलेश की चुनावी सीट पर अब दो और नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कन्नौज और मैनपुरी का नाम प्रमुख तौर पर है। कन्नौज वो सीट जिसमें उनकी पत्नी डिंपल यादव पहले से ही सांसद का चुनाव लड़ती आई हैं, और मैनपुरी उनकी पुश्तैनी सीट, क्योंकि वहां से मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, वहीं से कई बार वो सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मैनपुरी सदर से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे या फिर कन्नौज से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार, इतनी सारा कंफ्यूजन और सस्पेंस सीट को लेकर क्यों है? क्योंकि कल तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों से वो पूछेंगे, उसके बाद फैसला ले लेंगे, लगभग तय ही माना गया कि वहीं से लड़ रहे हैं। अब कन्नौज और मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, परिवार के लोग उससे लड़ चुके हैं, अब उसके भी नाम सामने आ रहे हैं। नेहा, देखिए, अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम बात कही और इस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन कही और वो ये कहा कि वो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के पहले ही उनका चुनाव हो जाए, यानी कि आखिरी फेज में जब योगी आदित्यनाथ का चुनाव होना है उसके पहले के फेज में ही हो सकता है कि उनका चुनाव हो जाए। ऐसा उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन कही, जिसके बाद से लगातार कयासों का दौर जारी है कि आखिर वो गुन्नौर से लड़ेंगे या फिर मैनपुरी से लड़ेंगे या फिर कन्नौज से लड़ेंगे। देखिए, मैनपुरी सदर सीट की चर्चा बहुत तेज है इस वक्त की मैनपुरी सदर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं छिबरामऊ जो कि कन्नौज की सीट है, जहां पर भी यादव जाति की तादाद काफी ज्यादा है, इसकी भी चर्चा है। लेकिन दो सीट अब लगभग खारिज हो चुकी है, एक गुन्नौर और दूसरा आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ की बात अखिलेश यादव ने कल खुद ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हो सकता है कि वो योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ लें, यानी कि आखिरी फेज में जब आजमगढ़ की छठी और सातवीं में उसका चुनाव होना है, हो सकता है उसके पहले लड़ लें। यानी कि उन्होंने एक तरीके से आजमगढ़ को खारिज भी किया और आजमगढ़ के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वो वहां से सांसद हैं तो पहले लोगों से पूछेंगे। दूसरी चर्चा गुन्नौर की चली, क्योंकि वहां से मुलायम सिंह 2 बार रह चुके हैं, लेकिन चर्चा यह है कि गुन्नौर सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने राम खिलाड़ी यादव जो पहले विधायक रहे हैं उनको लगभग तय कर दिया है। तो जो नाम बच रहे हैं वो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो वो मैनपुरी सदर सीट की चर्चा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो शायद ये, क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी सीट होगी, वो उनके इलाके की सीट होगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ भी तय नहीं है कि अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे या क्या 100% वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर भी अभी पूरी तरीके से मुहर नहीं लगी है। लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने आज तक से ही बातचीत में कहा था कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अब जो दो सीट सामने है वो एक कन्नौज और एक मैनपुरी की है। ठीक है कुमार, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको दिखा देते हैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस सीट से अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जब सवाल किया गया उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव, ये लाइन भी दरअसल काफी अहम हो जाती है। इसी को लेकर बीजेपी क्या कुछ कह रही, केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए, उसके बाद सीएम योगी का। चुनाव में हर एक व्यक्ति को
उतरने का अधिकार है, वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी, और इस वजह से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को उनको नहीं मिलेगा। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, ये आरोप केशव प्रसाद मौर्य लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए कि दागियों और बागियों को पहली लिस्ट में जगह दी गई है, इसलिए अब दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही समाजवादी पार्टी। हालांकि एक और बड़ा झटका कल समाजवादी पार्टी को लगा। कल अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। अब अटकलें उनके चाचा शिवपाल यादव के नाम को लेकर भी हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने इन अटकलों को फौरन खारिज कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी में अपर्णा यादव के स्वागत पर तंज कसा है। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में, अब अगली बारी किसकी? इस सवाल पर अटकलें बीजेपी के सीनियर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान से तेज हो गई है। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। साड़ू साहब के आने की भी तैयारी चल रही है, वो भी आ रहे हैं। अब ये तो सब भविष्य के घर में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अटकलें अखिलेश यादव के चाचा मुलायम सिंह के भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव को लेकर है। मेरा ये मत है कि ये उनकी पार्टी के घर के भीतर का मामला था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से वो वहां गए थे, तो जो कुछ तय हुआ वो करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा होगा तो आदरणीय शिवपाल जी इतने बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो जरूर अपना रास्ता तय करेंगे। वो रास्ता आप तक होते हुए गुजरेगा क्या किसी तरीके से? क्योंकि पहले भी हमने देखा एक सॉफ्ट कॉर्नर में भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, भविष्य के घर में है। शिवपाल को लेकर अटकलों की बड़ी वजह यह है कि भतीजे अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। 5 साल पहले चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव इतना तेज हो गया था कि शिवपाल को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। हालांकि इस बार दोनों की पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है और शिवपाल ने भी बीजेपी में जाने की अटकलों को तुरंत खारिज कर दिया। शिवपाल ने ट्वीट कर कहा, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूँ। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। मैं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूँ और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूँ कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक दे, प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाए। इससे पहले भी शिवपाल कह चुके हैं कि उनका अब अखिलेश से कोई मतभेद नहीं है। अखिलेश यादव से मिलकर के, समाजवादी पार्टी से मिलकर के, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी दोनों मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है और उसी गठबंधन में हम भी शामिल हैं, तो अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना है। उधर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी परिवार में फूट डालने का काम कर रही है। कोई अगर घर से बाहर निकलकर हमारे दरवाजे पर आ रहा है
तो हमारा काम है कि हम उसको स्वागत करें, उसको स्वीकार करें। अगर वो मानक के अनुरूप है, ठीक है। निश्चित तौर पर आदरणीय शिवपाल जी कद्दावर नेता हैं, उस परिवार के भी बड़े वरिष्ठ हैं, अपने क्षेत्र में उनकी अपनी अलग पहचान है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से परिवार में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये तो आपने देखा नहीं 2016 में कौन सा भारतीय जनता पार्टी फूट डाल रही थी, कौन डाल रहा था, सारे मंच पर जिस तरह का आपने सारा ड्रामा देखा था, पूरे देश ने देखा था, तो वो किसने कराया था? तब तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और किस तरह से अपने पिताजी को और किस तरह से चाचा जी को और तमाम नेताओं को वहां से अपमानित करके निकाला जा रहा था, वो सारी चीजें सबने देखी है, कोई नई बात नहीं है। और इस तरह के आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। जो राष्ट्र हित में काम करना चाहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी अपने आप कहीं ना कहीं इच्छा होगी कि एक ऐसा दल जहां सिर्फ सेवा ही है। हमारा सत्ता जो होता है वो सेवा का माध्यम होता है, हमारा मेवा का माध्यम नहीं होता है। बात पारिवारिक सियासत की चली है तो इसे लेकर बीजेपी के भीतर बवाल शुरू हो गया है। ये बवाल हुआ है बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के ट्वीट से। संघमित्रा बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने ट्वीट किया, शब्द अच्छा, लेकिन संस्कार है किसके अंदर? हफ्ते भर पहले एक पिता बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी, और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता। लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही, उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कृपया सलाह न दे। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मैं जहां हूं ठीक हूं। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, अब ज्वाइनिंग तो हो चुकी है औपचारिक तौर पर, और ये बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है, लेकिन अब अगला तगड़ा झटका क्या शिवपाल यादव के रूप में आएगा? हालांकि औपचारिक तौर पर उनकी ओर से ट्विटर पर कह दिया गया है कि वो नहीं जा रहे हैं बीजेपी, लेकिन जिस तरीके से कयासें तेज हो रही हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में दूसरा बड़ा झटका लग जाए। देखिए, राजनीति में तो सब कुछ संभव है, और जिस तरह की अटकलें और कयासबाजी चल रही हैं, किसी भी बात से इस वक्त इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवपाल यादव के रिश्ते इस वक्त अखिलेश यादव से बहुत मुश्किलों के बाद ठीक हुए हैं। वो लगातार अखिलेश यादव के बगल में बैठ रहे हैं, परिवार में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर जा रहे हैं। ये जरूर है कि अखिलेश शिवपाल यादव के समर्थकों को जितना टिकट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। अखिलेश शिवपाल यादव गुन्नौर से भी टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें जसवंत नगर तक सीमित किया गया है। कई उनके जो समर्थक हैं जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, उन्हें भी इस बार टिकट नहीं मिल रहा। तो एक नाराजगी तो अखिलेश शिवपाल यादव के भीतर में इस वक्त है, लेकिन वो पार्टी दोबारा से अखिलेश यादव को छोड़ेंगे और भाजपा की तरफ जाएंगे, इसकी उम्मीद बेहद ही कम है। और जैसा कि उन्होंने कल खुद अपना ट्वीट भी किया है और कहा है कि हर हाल में वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव तुरंत दोबारा से पाला बदलेंगे। लेकिन सियासत में आप कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकती। यह बात जरूर है कि इन दिनों पार्टी के भीतर भी देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव दोबारा से उनके और अखिलेश के बीच की जो केमिस्ट्री है वो एक तरीके से नॉर्मल की तरफ बढ़ी है। पार्टी दफ्तर 5 साल के बाद वो 2 दिन पहले गए हैं, तो कुल मिलाकर इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा ऊपर से। हालांकि बीजेपी ने इसकी हवा जरूर दे दी है, जिस तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि वो टच में है। इनको इसका बाकायदा उत्तर भी उन्होंने दिया और उन्होंने खारिज भी किया है कि वो भाजपा नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए कि इनके समर्थकों में भी नाराजगी है, क्योंकि शिवपाल के लोगों को जितनी टिकट की उम्मीद थी वो नहीं मिली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आपका जितनी टिकट की उम्मीद थी उतनी मिली नहीं, और यही शायद इस वक्त असंतोष की वजह बन जाए शिवपाल यादव के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में अपने मुखिया की सीट पर ही सस्पेंस जारी है। इधर बीजेपी दनादन अपनी सीटें फाइनल कर रही है, गठबंधन दलों के साथ भी सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। देखिए यूपी चुनाव में किस तरीके से बीजेपी के 2 घटक दलों के नेताओं का बयान। हम तीनों मिलकर एनडीए गठबंधन के रूप में पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, हमारी बातचीत सकारात्मक दिशा में
काफी आगे बढ़ चुकी है और मैं इतना ही कहूंगी कि हम पिछली बार से कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों का यही मानना है कि जब हम सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे बातचीत करें तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि विनेबिलिटी किस सीट की है। यदि हमारे लड़ने से कोई सीट हम जीत सकते हैं तो अपना दल लड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार के वो सीट जीत सकती है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो सीट हम पहले से ज्यादा लड़ेंगे। कौन सी सीटें लड़ेंगे ये हम अभी क्योंकि प्रोसेस में है इसलिए मैं इसका खुलासा नहीं करूंगी। विनेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये सहयोगी दल है, गठबंधन इसलिए हुआ कि हम लोग 403 पर लड़े और जीत सुनिश्चित करें, और जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सहयोगी दल के रूप में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय कर रखा है सीट उससे अधिक जिताएंगे, और सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी के लोगों को पता है हम कहाँ तैयारी की, कहाँ जीत है, वो सभी लोग संतुष्ट हैं, वो अपनी जीत की तैयारी में, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई देने में नहीं। वो रणनीति का विषय है, कहाँ क्या है, और समय आने पर जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होगी उसके साथ निषाद पार्टी की भी लिस्ट जारी होगी। वहीं यूपी में अपनी मौजूदगी दिखाने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कैंपेन कर रही हैं। महिलाओं को पाले में डालने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन की शुरुआत की गई, लेकिन इस अभियान को एक झटका लगा है क्योंकि टिकट न मिलने से नाराज इस अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में जाने को तैयार है। वो कभी कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन अब वो बीजेपी में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान का चेहरा रही प्रियंका मौर्य देश की सबसे पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर अब बीजेपी में जाने को तैयार हैं। कल वो बीजेपी दफ्तर में नजर आईं। जब आज तक ने प्रियंका से बीजेपी में जाने को लेकर सवाल पूछा तो सुनिए प्रियंका का जवाब। मैं किसी भी ऐसे चाहत के साथ मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी है, ना तो मैं अभी कुछ सोच रही हूँ। आज हम लोग आए थे, यहाँ पे हमारी बातचीत थी और आगे मैं जो कंटिन्यू करूंगी वो आप सबके बीच होगा। पार्टी ज्वाइन करेंगी कल? फॉर श्योर, यस। बिल्कुल साफ तौर पर प्रियंका मौर्य बात करते हुए और अब बीजेपी में दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन करेंगी। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जो कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ में कांग्रेस के कैंपेन का हिस्सा थी, लेकिन आज समय बदला है, फिजा बदली है और बीजेपी की सदस्यता लेने को तैयार खड़ी हैं। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम, क्या आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। प्रियंका आहत हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे आहत किया गया, सिर्फ नाम दिया गया है कि लड़की हूं, एक स्लोगन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ने का भी मौका नहीं जहां पे मिलता, ऐसी जगह पे समय अपना देते रहना मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको समय ही कितना हुआ है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बाल सफेद करके ही तजुर्बा नहीं आता। जिस तरीके से वहां पे आहत किया गया है, मेरी भावनाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, मेरे फेस को शक्ति विधान पे ओबीसीज का वोट लेने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए, हमारे समाज का मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी जो कि मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ हमारे फेस को इस्तेमाल किया जाए वोट के लिए, ये ठीक नहीं है। हमें हमारे हक की जो लड़ाई है हम उसको लड़ रहे हैं और वो अधिकार देना चाहिए। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं तो सॉरी, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद द सेम। प्रियंका का आरोप है कि टिकट बांटने में कांग्रेस में धांधली हुई है, जबकि कांग्रेस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। प्रियंका की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि वो लास्ट 3 महीने से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। इस वजह से इनको, और जो क्योंकि हमारे पास सर्वेयर और ऑब्जर्वर लगे हुए थे, उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी अपने को। भरसक उन्होंने प्रयास बहुत किया, अच्छी महिला है, सोशल वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% की बात की। यूपी चुनाव में प्रचार की अगुवाई कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा फोकस इस बार आधी आबादी पर है। इस क्रम में कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का अभियान शुरू किया। महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया, लेकिन प्रियंका मौर्य की बगावत से यकीनन कांग्रेस के इस अभियान को झटका लग सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।
बात चीन की चाल की करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से वार्ताओं के दौर और लद्दाख में धूल चटाने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लंबे वक्त से जारी तनाव के बावजूद चीन ने भारत से पंगा लेने का नया ब्रिज तैयार किया है। आखिर इस ब्रिज के निर्माण के पीछे चीन की असल मंशा क्या है और ये भारत के लिए कितना चिंता का विषय है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये कोई आम सैटेलाइट तस्वीरें नहीं है, बल्कि लद्दाख में चीन की साजिशों के ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। जो पैंगोंग झील पर एक ब्रिज का अवैध निर्माण करने में जुटा है, जो 8 मीटर चौड़ा और 315 मीटर लंबा है। 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पुल निर्माण में लगे चीनी मजदूर और इंजीनियर एक भारी क्रेन की मदद से कंक्रीट स्लैब और खंभों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज तक तो मिली इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक से जोड़ने वाला यह ब्रिज उस क्षेत्र में बन रहा है जो 1958 से चीन के कब्जे में है। Government has been monitoring this activity closely. This bridge is being constructed in areas that have been under the illegal occupation by China for around 60 years now. As you're well aware, India has never accepted such illegal occupation. इन सैटेलाइट तस्वीरों और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तस्वीरों से मैच करने पर पता चलता है कि चीन ने पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक से पिछले साल सितंबर में इस पुल के निर्माण का काम शुरू किया था। 4 महीने में ही ये पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। साउथ बैंक की तरफ पुल का सिर्फ कुछ मीटर निर्माण कार्य ही बाकी बचा है। चीन की एक ऐसी चाल है जिस पर खास नजर रखने की जरूरत है, और वह है पेंगोंग लेक पर एक ब्रिज का निर्माण जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सामने आया हुआ है। इस पे स्पष्ट पता चलता है कि चीन एक तरफ तो भारत के अक्साई चीन इलाके में जहां पर उसने कब्जा कर रखा हुआ है, उसमें अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है जिसका मुख्य मुद्दा मिलिट्री है। उसका कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट लेना देना नहीं है। तो यह जो पेंगोंग लेक के नॉर्थ एंड साउथ बैंक को जोड़ने वाला जो ब्रिज बनाया गया है, उसकी मदद से उसको सामरिक महत्व में मामले में बहुत फायदा मिलेगा। और हमने जो काम कैलाश रेंज को ऑक्युपाई करने के लिए किया था, शायद उसकी संभावना काफी कम हो जाए। इस पुल के निर्माण के पीछे चीन की मंशा भी साफ जाहिर है, जिसे 2020 में भारत के साथ हुए तनाव के दौरान भारतीय सेना की तैयारियों और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं ये साफ है कि पैंगोंग में चीन का ये पुल सितंबर 2020 में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट में कैलाश की चोटी पर कब्जा करने के भारतीय सेना के आक्रामक कदम का सीधा जवाब है। उस समय चीनी सैन्य तैनाती को भारतीय सेना से काफी खतरा महसूस हो रहा था, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों से सैनिकों को वापस लाकर झील के आसपास के इलाके में तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा था। पेंगोंग लेक को जो ब्रिज करेगा दोनों तरफ से, ये उनको सहूलत देगा जो उनकी बैटलफील्ड मोबिलिटी है वो टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल पर, जहां पर चाइनीज को जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एजिलिटी मिलती है कि एक साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक से ट्रूप्स मूव कर सकें, लॉजिस्टिक्स मूव कर सकें, मेडिकल केयर, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन वगैरह के लिए मूव कर सकें। क्योंकि पहले उनको पूरा वापस जाके रेडॉक जाना पड़ता था, फिर इस तरफ आना पड़ता था, तो ये डिवाइड्स हो जाती थी। एक फिजर था कमांड कंट्रोल के लिए भी, वो भी आसान हो जाता है इनके लिए। तो ये चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से चाइना जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल भेज रहा है वो ठीक नहीं है कि जो इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो LAC पे जो ये ब्रिज बना रहा है,
तो ये जो है चाइना को थोड़ा सा नहीं पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं यहाँ पर उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको सोल्यूशन चाहिए, उनको भी सोल्यूशन चाहिए, दोनों को सोल्यूशन चाहिए, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जो ब्रिज है ये उनको हेल्प करेगा टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे पीएलए को, और लॉजिस्टिक्स में और कैज़ुवैक में। इन हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों में दिखाया गया है कि पैंगोंग लेक पर चीन का नया पुल उस क्षेत्र में चीनी सेना को बेहतर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराएगा और चीन को झील के किसी भी किनारे से सैनिकों को जल्द जुटाने की क्षमता देगा। नॉर्थ बैंक के सैनिकों को अब अपने बेस तक पहुंचने के लिए पैंगोंग झील के आसपास लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सफर अब करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। भारत सरकार भी मानती है कि चीन का ये पुल लद्दाख में एलएसी पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जवाब है। The government has also stepped up border infrastructure, including the construction of roads, bridges, etc., which have provided much needed connectivity to the local population along the border. ये पहली बार नहीं जब चीन ने एलएसी पर अवैध निर्माण किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के चालबाजियों के सैटेलाइट सबूत सामने आते ही रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख की सीमा तक चीन ने इस तरह के कई निर्माण कार्यों की न सिर्फ शुरुआत की है बल्कि उन्हें पूरा भी किया है। पैंगोंग त्सो पर बन रहा ये पुल चीन के असली इरादों को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि उससे हमेशा खबरदार रहने की सीख भी देता है। अंकित कुमार, आज तक। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 3,17,000 से ज्यादा नए मामले। मरने वालों की संख्या बढ़ी, 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण दर 16% से ज्यादा, 2,23,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में लगातार बढ़ रहे हैं सक्रिय मामले, इस वक्त 19,24,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े, 9,200 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 13,000 से ज्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट 22%, पिछले हफ्ते से कम। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 35 लोगों की गई जान। हरियाणा के अंबाला नगर निगम में कोरोना के 35 मामले, 2 दिन के लिए लोगों से संपर्क बंद। सिलीगुड़ी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, मेडिकल कॉलेज में 70 नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव। असम के डिब्रूगढ़ में 1900 से ज्यादा सक्रिय केस, 2 स्कूल बने कंटेनमेंट जोन। जेनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा अब जोधपुर में उपलब्ध, 26 जनवरी से शुरू होगी जांच। मिजोरम में भी तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, सक्रिय मामले 9,000 से ज्यादा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20,966 पॉजिटिव, अकेले अहमदाबाद में 8,390 नए मरीज। कोरोना से हुई मौत को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को दिया कारण बताओ नोटिस, बिहार के आंकड़ों पर जताया संतोष। फतेहाबाद में छात्र संगठन ने दी सरकार को चेतावनी, 26 तक नहीं खुले शिक्षण संस्थान तो सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव होगा। दिल्ली के सदर बाजार में कारोबारियों का प्रदर्शन, ऑड इवन नियम को खत्म करने की मांग को लेकर हल्ला बोल। उत्तराखंड के बागेश्वर में प्रचंड ठंड और बर्फीली हवाओं का कहर, अलाव बना लोगों का सहारा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे है पारा, श्रीनगर में जम गई डल झील। हिमाचल की मंडी में भारी बर्फबारी के बीच चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं, बुजुर्ग को पालकी पर 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तराखंड के स्की रिजॉर्ट औली में 7 से 9 फरवरी तक प्रस्तावित है राष्ट्रीय विंटर स्कीइंग खेल का आयोजन, खिलाड़ियों का हुआ सिलेक्शन। दिल्ली में जारी है ठंड का कहर, मौसम विभाग ने जताई 21 जनवरी से बारिश की आशंका।
मौसम विभाग के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बारिश से बढ़ेगी ठंड। यूपी में शीतलहर ने कसा शिकंजा, गिरते पारे से लोगों की लगातार बढ़ रही है मुश्किल। बिहार में सितम ढा रही है सर्दी, कोहरा और ठंड हवाओं के बीच डबल अटैक से परेशान है लोग। सीतामढ़ी में जिलाधिकारी ने ठंड के हालात का लिया जायजा, तैयारियों का किया निरीक्षण। औरैया में बर्तन की दुकान में आग, दुकान और घर का सामान जलकर खाक। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में पाई सफलता। थाने में सल्फर की बोरियों में भरे ट्रक में आग, जान बचाने के लिए चलते ट्रक से कूदा ड्राइवर। बिना ड्राइवर के चलते ट्रक ने 2 और गाड़ियों को मारी टक्कर, ऑटो रिक्शा में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले। हरियाणा के यमुनानगर में छापेमारी, 1400 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर जब्त। मुर्शिदाबाद भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 6 किलो चांदी के साथ एक साइकिल पकड़ी, मौके से भागे तस्कर। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में हाथापाई का वीडियो वायरल, 7 लोगों की धरपकड़। आरोपियों में मंदिर के 5 संत शामिल, पीड़ित युवक ने दर्ज कराई थी शिकायत। अयोध्या दर्शन के दौरान गुम हुए लोगों के मोबाइल, पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 60 मोबाइल वापस किए। बिहार के हाजीपुर बाजार में फायरिंग, पुलिस ने पास बैठी महिला को लगी गोली। झालावाड़ में टीकाकरण करने गई टीम पर गांव वालों का हमला, टीम ने भागकर बचाई जान। यूपी के ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवारों का स्टंट, सीओ ने कराई उठक बैठक। छपरा में 3 लोगों की मौत पर विवाद, परिवार ने कहा जहरीली शराब पीने से गई जान। प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत के दावे को बताया गलत, कहा ठंड की वजह से हुई मौत। पटना में शराब के गोदाम में छापेमारी, 880 लीटर शराब जब्त। मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का भड़काऊ भाषण, सुरक्षा गार्ड की मदद से बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के बहाने एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे विक्रम सैनी, लोगों ने शुरू कर दिया सवाल जवाब। शामली में समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी के प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल, लोगों ने किया विरोध। नारेबाजी के बीच वापस लौटे तेजिंदर, वीडियो वायरल। हाथरस में एसपी का 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च की पेट्रोल सब्सिडी योजना, राशन कार्ड धारकों को दोपहिया वाहन यूपी में बीजेपी ने तय की गठबंधन की तस्वीर, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों का नहीं हुआ ऐलान, बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया है दावा। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। अपना दल को मिल सकती है 18 से 20 सीटें, अनुप्रिया पटेल बोली पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यदि हमारे लड़ने से कोई सीट हम जीत सकते हैं तो अपना दल लड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार के वो सीट जीत सकती है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो सीट हम पहले से ज्यादा लड़ेंगे। पंजाब में सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला बोले चन्नी और सिद्धू दोनों के लिए है अवसर। 2 बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में लगातार जारी है ईडी की छापेमारी, सीएम चन्नी बोले मेरी छवि खराब करने की कोशिश, चुनाव के वक्त हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। ईडी की छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने चन्नी पर साधा निशाना, कहा वो आम आदमी नहीं बेईमान आदमी। अपने पैतृक गांव गए थे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत सिंह मान, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने उठाए सवाल, कहा योगी से रिश्ता होने की वजह से किया गया स्वागत। गोवा में नहीं बनी महाविकास अघाड़ी, गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में शिवसेना और एनसीपी ने मिलाया हाथ। जाहिरनामा एक रहेगा, गोवा के हित के लिए, विकास के लिए हम एक साथ आए हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गोवा में सभी 40 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन, आज जारी होगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा आए थे यूपी के सीएम योगी, बोले पहले के मुख्यमंत्रियों का भ्रम तोड़ने आया हूं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, घाटी से पलायन के 32 साल पूरे होने पर छलका दर्द। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, 1 जवान घायल। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन पर 2 लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, जांच में कुछ नहीं मिला संदिग्ध। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पुलिस को अंगीठी के धुएं से दम घुटने की आशंका। औरैया के इंटर कॉलेज में 2 लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को लूट के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली में झपटमारी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, छीना हुआ मोबाइल जब्त। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, पीड़ित कर रहे हैं इंसाफ का इंतजार। मुंगेर की तत्कालीन एसपी रही लिपि सिंह पर गोली चलवाने का आरोप, मृतक के पिता ने कहा लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी, बचाने में लगी है सरकार। आगरा में 200 किलो चांदी की लूट, सीमाओं को सील कर चल रही है तलाशी। हिमाचल की मंडी में जहरीली शराब का कोराम, 4 की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। बेतिया में गंडक नदी में नाव हादसा, दर्जन भर लोग थे सवार, 1 शख्स की मौत। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास ऑटो ड्राइवर्स के 2 गुट में भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे। पश्चिम बर्दवान में रेलवे कर्मचारी की रहस्यमयी तरीके से मौत, हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी। अररिया से लगे नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के बाद गांव वालों का उपद्रव, गाड़ियों को किया आग के हवाले। धौलपुर में घने कोहरे की वजह से बस और टेम्पो की भिड़ंत, 3 लोगों की गई जान। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलर को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक। अमरोहा में हाई स्कूल के छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार वालों ने किसी तरह से रंजिश से किया इनकार। उदयपुर में गुरुद्वारा के टावर पर लाइट ठीक करने गया युवक, ट्रेन का गियर टूटने की वजह से अटका, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। जलौर में